बाद मैं दिल्ली के मीडिया के साथ मिल रहा हूँ। जब से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी उसके बाद मीडिया से भी थोड़ी दूरी रही, मगर ये जो मुद्दा है, ये 1984 का सिख कत्लेआम, ये मुद्दा जिसके ऊपर मैं लगातार 1984 नवंबर से ही मैंने रिलीफ कैंप से शुरू किया और 1984 दिसंबर में पहला केस मैंने हाई कोर्ट में फाइल किया और तब से लगातार मैं इस इशू के साथ, इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जो हमारी जितनी भी लड़ाई रही है, ये जो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर रही है, जितनी लड़ाई शुरू में ये जो लीगल बैटल भी थी, वो एक सिटीजन जस्टिस कमेटी बनी थी जो इंडिया के हुज हु, जिसके प्रेसिडेंट थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.एन. सिकरी, और सोली सराफ जी, जस्टिस तारकुंडे, रजनी कुथारी, कुलदीप नैयर जैसे लोग उसके मेंबर थे। क्योंकि इन सब का ये सोचना था कि ये मुद्दा सिर्फ सिखों का नहीं है, देश के नागरिक मारे गए हैं और देश के नागरिक मारे हैं तो ये हर देशवासी की ये ड्यूटी बनती है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसा ये मैसेकर, ऐसा जिनोसाइड कैसे हो गया। तो ये लड़ाई लड़ी गई इसलिए कि इस देश में आगे से कभी ऐसा ना हो और जो देश का कानून है वो देश के कानून के मुताबिक दोषियों को सजा मिले, और ये साबित करने के लिए कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। मगर ये इतनी लंबी लड़ाई इतनी लंबी चली गई। अब इसके बहुत से पहलू हैं। एक सबसे बड़ा पहलू जो आज हम बात कर रहे हैं कि 28 ये जो मेन कत्लेआम शुरू हुआ वो 1 नवंबर से शुरू हुआ, सुबह से 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर सुबह तक मेन कत्लेआम हुआ। ये 48 घंटे, इन 48 घंटे में 2880 मिनट हैं और इन 2880 मिनट में दिल्ली में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में हर एक मिनट में एक सिख को दिल्ली की सड़कों पे शरेआम मारा, हर एक मिनट में एक सिख को। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2733 सिखों को दिल्ली में मारा, जबकि हमारी जो लिस्ट थी, जो हमने मिश्रा कमीशन को 1985 में दी थी, उसके मुताबिक 3800 सिखों को दिल्ली में मारा था। मगर अगर आप सरकारी आंकड़े भी ले लो तो दिल्ली की सड़कों पे हर एक मिनट में एक सिख को मारा। और इस तरह से ये प्लानिंग की गई, इस तरह से प्लानिंग की गई कि इतना बड़ा कत्लेआम। दिल्ली एक बहुत ही शांतमय शहर है, ये कोलकाता और मुंबई की तरह जहां एकदम लोग भड़कते नहीं हैं। मगर ऐसे शांत शहर में किस तरह से ये प्लानिंग की गई, कैसे इसको किया, आज हम इसकी बात करेंगे कि ये किस तरह से किया गया। आज मैं कुछ ऐसे नुक्ते आपके सामने रख रहा हूं जो ये दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि जिस तरह से ये कत्लेआम हुआ, जिनोसाइड हुआ, वो प्लानिंग ओवरनाइट हो ही नहीं सकती थी। जैसे ये किया, 31 को सुबह इंदिरा गांधी को के गोली लगी, 31 जो 1 नवंबर सुबह ये कत्लेआम शुरू हुआ और ये 31 रात को ये प्लान हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा ऑपरेशन जिस तरह से हुआ। और जितने बहुत से ऐसे छोटे एविडेंस, छोटे फैक्ट हैं जो सारे के सारे पॉइंट करते हैं कि ये जो कत्लेआम की प्लानिंग थी, ये इंदिरा गांधी की गोली लगने से पहले की बनी हुई थी।
मतलब कि ये कत्लेआम की प्लानिंग इंदिरा गांधी के लाइफ टाइम में की हुई थी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको अमल में लाया गया। तो ये जो नुक्ते हैं आज मैं आपके साथ ये सारे नुक्ते साझे करने वाला हूं। वो कहते 1984 के मिडल में जुलाई अगस्त में कहते मैं उस टाइम के.एन. काउ थे, सिक्योरिटी एडवाइजर टू मिसेस गांधी, जो पहले रॉ के चीफ थे। वो कहते मैं उनको मिला, उनकी बातों से मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट की कोई कॉन्टिजेंसी प्लान है कि अगर सिखों ने कुछ किया तो जहां पे दिल्ली में कत्लेआम होगा। उनको कहा कि मुझे ये लगा, और उन्होंने कहा जब 1 नवंबर को ये हुआ तो मेरा शक ये दूर हो गया, ये प्लान ये कंफर्म हो गया कि ये प्लान पहले से बनी हुई थी। अब मैं बताऊंगा ये प्लान पहले से बनी थी, किस तरह से कैसे बनी हुई थी। अब एक और रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर ने अभी रिसेंटली जो अपनी बुक में कहा है, उसके हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आप इस प्लानिंग को देखो। जब 31 अक्टूबर को मिसेस गांधी के गोली लगी और ये डिक्लेयर हो गया कि उनकी मौत हो गई, उस वक्त जो देश के राष्ट्रपति थे वो देश के बाहर थे। अब देखो दिल्ली में सबसे पहला अटैक, दिल्ली में सबसे पहला, और वो सिख थे। पहला सिख जिसके ऊपर अटैक हुआ दिल्ली में वो देश के राष्ट्रपति को वापस बुलाया गया। राष्ट्रपति शाम को 4 बजे के करीब वो आके एयरपोर्ट पे लैंड किए और वहां से जो उनका कैवलकेड था, उनका काफला, वो सीधा एम्स जा रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स में वहां पे मिसेस गांधी की बॉडी रखी हुई थी। जब वो एम्स पहुंचने के थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने, कहते 30-40 से ज्यादा नहीं थे, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के काफले के ऊपर हमला किया। अब ये बात देखो, वो लोग वहां पे मौजूद थे, राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले किसी और सिख के ऊपर हमला नहीं किया। हमारे पास एनफ एविडेंस है कि जो वहां पे भीड़ उस टाइम इकट्ठी थी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर, उनमें बहुत से सिख भी थे, क्योंकि दिल्ली के बहुत से कांग्रेसी थे। उनमें एक कांग्रेस लीडर जगजीत सिंह था, उसका बयान हमारे पास है। एक और वहां पे उनमें से डीपी गुलाटी थे, उनका बयान हमारे पास है। एक कुलदीप सिंह मकानी है, उनका बयान हमारे पास है, जो उन्होंने मिश्रा कमीशन को 1985 में दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो वहां पे लोग मौजूद थे एम्स के बाहर, उनमें बहुत से सिख थे, मगर वो भी सारे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के फॉलोअर थे, सब अफसोस कर रहे थे वहां पे, और उन सिखों को किसी ने कुछ नहीं कहा। जो सिख सड़कों पे भी जा रहे थे 4:30 बजे तक, किसी को कुछ नहीं कहा गया। एक भी इंसिडेंट दिल्ली में किसी सिख के ऊपर अटैक का 4:30 तक नहीं आया। 4:30 बजे पहला अटैक जो दिल्ली में किसी सिख के ऊपर हुआ है वो ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर। जब ज्ञानी जैल सिंह के काफले को इन्होंने अटैक किया तो उसके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, राष्ट्रपति की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है राष्ट्रपति की गाड़ी। उसके बाद ये गाड़ी जब एम्स पहुंची तो ये फोटो आपको दे दी जाएगी। इसके ये देखो, इसके ये पीछे वाला शीशा ये टूटा हुआ, ये साइड वाला टूटा हुआ, ये एम्स में गाड़ी खड़ी है। आपको ये फोटो की प्रिंट अभी मुहैया करा दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। इसके राष्ट्रपति के पीछे उनके प्रेस सेक्रेटरी की गाड़ी थी। तो लोचन सिंह गोवी भी हैं। तो लोचन सिंह ने बताया कि कमीशन में बयान भी दिया कि उसकी गाड़ी में जलती मसाले फेंकने की कोशिश की गई, मगर उसका ड्राइवर तेज था, वो गाड़ी को घुमा के पीछे से वो प्रेसिडेंट हाउस गाड़ी को ले गया। इससे ऐसे